मिडिल ईस्ट में जारी भीषण सैन्य संघर्ष के बीच ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और परमाणु समझौते के मुख्य सूत्रधार रहे मोहम्मद जवाद जरीफ ने अपने देश को एक सलाह दी है, यानी ईरान को सलाह दी है। दरअसल अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में प्रकाशित एक लेख में जरीफ ने तर्क देते हुए सलाह दी। कहा, ईरान को अब जीत की घोषणा करनी चाहिए और एक ऐसे समझौते की ओर बढ़ना चाहिए जो न केवल इस युद्ध को समाप्त करे बल्कि भविष्य के संघर्षों को भी रोके। जरीफ ने आगे सुझाव देते हुए कहा, ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं लगाने और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने का प्रस्ताव देना चाहिए। इसके बदले में ईरान को अपने ऊपर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को पूरी तरह समाप्त करने की मांग करनी चाहिए। जरीफ का मानना है कि अमेरिका ने पहले भले ही यह सौदा न माना हो, लेकिन वर्तमान युद्ध की भयावहता को देखते हुए अब वह इसे स्वीकार कर सकता है। जरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच एक पारस्परिक अनाक्रमण समझौते का प्रस्ताव दिया। इसके तहत दोनों देश भविष्य में एक दूसरे पर हमला न करने की औपचारिक शपथ लेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि ईरान को अमेरिका के साथ आर्थिक संवाद और व्यापार के द्वार खोलने चाहिए। यह न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि दशकों पुराने अविश्वास को कम करने में भी मदद मिलेगा। जरीफ के अनुसार इस समझौते से ईरान के नेतृत्व को अपना ध्यान विदेशी दुश्मनों से बचाव के बजाय अपने नागरिकों को जीवन स्तर को सुधारने और देश के शानदार भविष्य के निर्माण पर केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। जरीफ का यह लेख ऐसे समय में आया है जब ईरान चौतरफा सैन्य और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। जीत की घोषणा करने का उनका सुझाव दरअसल एक कूटनीतिक रणनीति है। इसे ईरान बिना अपना सम्मान खोए युद्ध से सम्मानजनक विदाई ले सके, ऐसा कहा जा रहा है। उनका मानना है कि ईरान ने अपनी प्रतिरोध क्षमता दिखाकर अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब शांति वार्ता की मेज पर बैठने का यही सही समय है। अब सवाल यह है कि कौन है जवाद जरीफ? मोहम्मद जवाद जरीफ ईरान की कूटनीति का एक बड़ा और जाना पहचाना चेहरा है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई बातचीत में उन्होंने ईरान का पक्ष मजबूती से रखा और दुनिया के सामने देश की छवि पेश की। उनका जन्म 1960 में तेहरान में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई के बाद वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उच्च शिक्षा हासिल की। यही वजह है कि उन्हें वैश्विक राजनीति और कूटनीति की गहरी समझ है। जवाद जरीफ ने अपने करियर की शुरुआत एक राजनयिक के रूप में और धीरे धीरे ईरान के प्रमुख कूटनीतिक बन गए। वे संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने कई अहम मुद्दों पर देश का पक्ष रखा। साल 2013 से साल 2021 तक वे ईरान के विदेश मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ बातचीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान 2015 के परमाणु समझौते से मिली। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं स्वीकार की। बदले में उस पर लगे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में राहत मिली। जवाद जरीफ को अक्सर ईरान का सॉफ्ट चेहरा कहा जाता है। वे टकराव के बजाय बातचीत और समझौते के जरिए समाधान निकालने में विश्वास रखते हैं। ईरान की राजनीति में जहां कई नेता सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं, वहीं जरीफ संतुलित और व्यवहारिक सोच के कारण अलग पहचान रखते हैं। कुल मिलाकर मोहम्मद जवाद जरीफ एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान की छवि को संभालने और संवाद के जरिए समाधान खोजने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब इनकी सलाह पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए मिडिल ईस्ट में क्या कुछ खास। अल्लाह अकबर। वायरल फुटेज उत्तरी इराक के ऊपर का है। यहाँ अमेरिकी वायुसेना का F-15 स्ट्राइक ईगल बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहे एक ईरानी शाहेद ड्रोन का पीछा कर रहा है। जेट की रफ्तार और ताकत बेमिसाल है, लेकिन इस फुटेज का अंत चौंकाने वाला है। अमेरिकी जेट इस ड्रोन को रोकने में नाकाम रहा और कुछ ही देर बाद एरबिल में एक तेल ठिकाने के पास जोरदार धमाका होता है। अब सवाल उठता है
कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट इस छोटे से ड्रोन को क्यों नहीं गिरा पाए। 18 लाख बनाम 800 करोड़। F-15 की कीमत करीब 100 मिलियन डॉलर बताई जाती है, जो करीब 800 करोड़ रुपए के करीब बैठती है। शाहिद ड्रोन की कीमत महज 20,000 डॉलर है, जो करीब 18 लाख रुपए बैठती है। ये लड़ाई हाथी बनाम चींटी जैसी है, जहां चींटी अपनी सूक्ष्मता की वजह से जीत गई। शाहिद ड्रोन की अदृश्य ताकत का राज मटेरियल। ये प्लास्टिक और फाइबरग्लास जैसी रडार अवशोषित सामग्री से बना है। रडार की किरणें इससे टकराकर वापस नहीं आती, जिससे यह रडार पर अदृश्य हो जाता है। लो एल्टीट्यूड, ये इतनी कम ऊंचाई पर उड़ता है कि बड़े एयर डिफेंस सिस्टम इसे पक्षी समझ लेते हैं और जाने देते हैं। एंटी जैमिंग, ड्रोन एंटीना इंटरफेरेंस सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। दुश्मन का जैमिंग सिग्नल भी ड्रोन का रास्ता नहीं भटका पाता है। ब्रिटेन के RUSI के शोधकर्ता थॉमस विनिंगटन बताते हैं कि यह ड्रोन टेक ऑफ के वक्त GPS से कनेक्ट होता है, लेकिन फिर अपने रिसीवर को बंद कर देता है। इससे इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भी रूस इन्हीं शाहिद शैली के ड्रोनों का इस्तेमाल कर तबाही मचा रहा है। ट्रंप भले ही ईरानी सेना को कमजोर बता रहे हो, लेकिन इराक की ये तस्वीरें बताती है कि आधुनिक युद्ध अब महंगे जहाजों से नहीं, बल्कि सस्ते और स्मार्ट ड्रोनों से लड़ा जा रहा है। 800 करोड़ का फाइटर जेट देखता रह गया और 18 लाख के ड्रोन ने अपना काम तमाम कर दिया। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत अहम बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, और वो ये है कि अगर 33वें दिन भी इस जंग में ईरान डटा हुआ है, मौजूद है दो बड़ी शक्तियों के सामने, जिसमें तो एक महाशक्ति है अमेरिका और दूसरा इजराइल, तो वो है उसके मारक और बेहद सस्ते हथियार। वो कौन कौन से हथियार हैं जिनके चलते ईरान ने इस जंग में एक तरह की बढ़त बनाकर रखी है। अगर बढ़त आप नहीं मानते तो कम से कम टिका हुआ है, इसके बारे में बताएंगे मेरे सहयोगी दिव्यांशु। बिल्कुल, क्योंकि 34वां आज मेरे ख्याल से दिन होगा जी। उसके बावजूद आज तक ईरान न तो अपने हमले रोक रहा है और ना ही एक तरीके से मिसाइल या फिर ड्रोन, वो हमले नहीं रुक रहे हैं, ना ही उसकी तरफ से जो जवाबी प्रतिक्रिया है वो भी रोकी जा रही है। अलबत्ता वो लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो बाकी के उनके रेजिस्टेंस माने जाते हैं वो और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे, और वो भी वही रणनीति अपना रहे हैं जो ईरान अपना रहा है। तो हम आज इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन सी वो मिसाइलें बेहद सस्ती, वो ड्रोन, ऐसी मिसाइलें और ऐसी तकनीकी जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर, इनके रडार, इन सब चीजों को चकमा देते हुए या तो रडार पर ही गिर जाते थे वो ड्रोन, या फिर उनको नष्ट करके या फिर उनको अचंभित करके अपने लक्ष्य पर पहुंचकर सटीक हमला करते रहे हैं। तो सबसे पहले तीन ये आपके स्क्रीन पर ये तीनों मिसाइल आप देखिए किस तरीके से ईरान की वो घातक मिसाइलें। शुरुआत करते हैं खैबर शेकन से, जो डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता रखती है। इसको माना जाता है पूरे विश्व में एक लेवल पर इनकी अपनी प्रतिष्ठा है जी। इसके अलावा ये तेज और सटीक वॉर करने में है, ठोस ईंधन से तुरंत लॉन्च किए जा सकते हैं, यानी सॉलिड फ्यूल अगर होता है तो पावर और ज्यादा मिलती है। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल है, बेहद तेज है, मैक 5+, हवा में दिशा बदलने की क्षमता है, यानी जाते जाते अचानक से किधर मुड़ जाएगी ये जल्दी नहीं पता चलता इसका, और यही वजह है कि इसको इस तरीके से शो किया गया है कि ये हवा में ही अपनी दिशा को बदल लेती है। रडार जो भाप रहा होता है कि कोई मिसाइल हमारी साइड आ रही है, वो भी भूल जाता है कि आखिर ये मिसाइल हमारी साइड आ रही है तो किधर चली गई, फिर वापस उसी जगह पर लौट आती है। रोकना बेहद मुश्किल बताया जाता है। सज्जिल 2, ये देखिए 2000 किलोमीटर रेंज है। ये वो मिसाइल है जिस पर इस वक्त ईरान भारी वॉरहेड दाग रहा है। इसी के साथ इसी को मछली मिसाइल कहते हैं, मछली या डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं। खैबर शिकन, जिसका नाम खैबर के किले को फतह करने वाले हजरत अली के नाम पर पड़ा है। खैबर शिकन यानी खैबर को जीत लेने वाला, उसे ध्वस्त कर देने वाला। फतह का मतलब होता है जीत, विजय। और सिजील अबाबिल के उस झुंड के जरिए मारे गए मिट्टी, पकी हुई मिट्टी के कंकरों को कहते हैं जिन्होंने काबे की हिफाजत की थी अब्रा की फौज से, जो हाथियों वाली फौज थी। तो इस तरह की मिसाइलें जो इनके नाम इस तरह से रखे गए। ठीक है, तो सिजिल जो है वो 2 चरणों में, इसका जो फ्यूल है वो 2 चरणों में काम करता है। अब हम आते हैं उस पर्टिकुलर मिसाइल पर, उस पर्टिकुलर आप कहिए ब्रह्मास्त्र पर ईरान का, जो अब तक अचूक साबित हुआ है। ये रडार को किस तरीके से चकमा देता है वो जानेंगे, और जब यहां से धरती से ये उड़ान भरता है
किसी देश पर जाने के लिए, तो अचानक से ये वायुमंडल छोड़ देता है, अंतरिक्ष में जाता है, यानी आप समझिए, और वहां से फिर से वापस सिर्फ और सिर्फ ये चीज आती है जिसको वॉरहेड बोलते हैं, ये लौट कर आता है धरती पर। जी। रडार बेसिकली इस तरीके से काम करता है, मान लीजिए यहां पर अगर रडार है किसी दूसरी कंट्री पर और मिसाइल यहां से दागी जा रही है, तो जैसे ही मिसाइल यहां पर लॉन्च होती है, किसी रडार की क्षमता, जैसे कतर में जो अमेरिका का रडार था वो 5000 किलोमीटर दूर तक निगरानी करता था। जी। यानी अगर 5000 किलोमीटर दूर से भी कोई मिसाइल लॉन्च की जाती तो वो रडार भाप जाता, वो इंफॉर्मेशन भेजता कि कोई मिसाइल लॉन्च की गई है, और वो कंटिन्यू इस बात के लिए संपर्क बनाकर रखता वायुमंडल में कि आखिर ये मिसाइल जा किधर रही है। तो यही होता है, जब ये मिसाइल लॉन्च की जाती है तो रडार पकड़ने की कोशिश करता है अपने देश को, कि मतलब हमारे देश में तो कोई आंच नहीं आ रही है। जब उसे पता चलता है कि मिसाइल हमारे साइड आ रही है, तब वो एयर डिफेंस को सूचना भेजता है, वो इंफॉर्मेशन देता है कि देखो तुम्हारे साइड कोई चीज आ रही है, तैयार हो जाओ। और ये क्या करती है मिसाइल, बकायदा ये नए तकनीकी एडवांस तकनीक पर है कि ये यहां से उड़ेगी, वायुमंडल छोड़ देगी, अंतरिक्ष में पहुंचेगी, और वहां के बाद तब तक रडार अपने आप को संतुष्ट कर लेता है कि अच्छा हमारे साइड कुछ नहीं आ रहा है, ये कहीं और जा रहा है। अच्छा, ठीक है। और वो एयर डिफेंस को तब तक सूचना नहीं भेज पाता है, उसे बोल देता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दुश्मन हमारे साइड नहीं आ रहा है। लेकिन ये मिसाइल तब तक भाप रही होती है और अचानक से इसका रॉकेट अलग हो जाता है, इंजन सारे अलग हुए, सिर्फ और सिर्फ ये चीज वापस लौट कर आती है, सामने का हिस्सा। हाँ जी। ये वॉरहेड होता है, वॉरहेड, और हाँ यही वॉरहेड, इसी में बम बारूद जो भी होता है इसी में सब कुछ भरा गया रहता है। ये जो पिछला हिस्सा आप देखते हैं, रॉकेट बहुत लंबा होता है, 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर, मतलब जिस हिसाब से वो हटता जाता है, हाँ, छूटता जाता है। वो रॉकेट एक इंजन ही होता है, बस उसमें फ्यूल होते हैं, वही चीज उसको रफ्तार देती है, बाकी सारा काम इसका होता है। और ये फिर ऑटोमेटिक अपने वेट के हिसाब से नीचे आती है और बहुत तेजी के साथ आती है, जब तक वापस से रडार उसको भापता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है। जी। इसे भापना और पूरी मिसाइल को भापना, दोनों बहुत अंतर होता है। रडार बड़ी चीजों को पकड़ सकता है, छोटी चीजों को पकड़ने में दिक्कत होता है। जी। तो यही वजह है कि जब ये लौट कर आती है वापस से, बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी रॉकेट के, तो छोटी रहती है, और ये वहीं पर जाती है। कहा जाता है कि कम से कम 5 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इतना का ही गैप रहेगा लक्ष्य को मारने में। मतलब अगर उसे बता दिया कि इसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है, तो वो करीब करीब वहीं पर जाएगी। और जब तक रडार वापस सूचना भेजेगा एयर डिफेंस को, तब तक ही चकनाचूर कर चुका होगा। और यही वजह है कि इजराइल के पास जो आयरन डोम बैटरीज हैं, वो भी इसे पकड़ने में नामुमकिन साबित हो रही है।